18 जनवरी रात को अव्यक्त हुए थे। तो सुबह 8 बजे के करीब, मैं उस वक़्त पंजाब में रहता था, तो एक टेलीग्राम आया। उसमें 4 शब्द लिखे हुए थे। पिताश्री एक्सपायर्ड ड्रामा कुमार का। पिताश्री एक्सपायर्ड ड्रामा कुमार का। भेजने वाली कुमार का दादी यानी प्रकाशमणि दादी थी। और लिखा था पिताश्री ने शरीर छोड़ दिया है, ड्रामा। ये बहुत अचानक हुआ। आप सोच सकते हैं कि पिताश्री ब्रह्मा, जिन्होंने हमारे साथ अंत तक रहना है, वो एक्सपायर हो गए और हमको एक टेलीग्राम आ रहा है। तो लंबी कहानी है, उसको शॉर्ट करते हुए सार ये है कि मैं वहाँ से दिल्ली पहुँचा 19 तारीख शाम को ही, क्योंकि दूर रास्ता था, कई साधन बदलने पड़ते हैं। वहाँ से ऑलराउंडर दादी, मेरी लौकिक माता जी, मैं और एक और भाई थे। हमने एक टैक्सी किया। टैक्सी वाले को कहा तूने रात को नॉन स्टॉप टैक्सी चलानी है और माउंट आबू हमें पहुंचाना है। वो मान गया। हम लोग बैठ गए और यही सोचने लगे कि ये विचित्र सी बात थी कि बाबा एक्सपायर हो गए, क्या हुआ। अजमेर में जाके उस टैक्सी वाले की आंखें बिल्कुल लाल हो गई, जैसे खून निकलने लगा हो। फिर भी हमने कहा तुम चलाते रहो। तो जितने भी माउंट आबू से बाहर भाई बहन थे, उनमें उनमें सबसे पहले हम ही वहां पहुंचे। बड़ी दीदी भी उन समय बाहर थी, उनके लिए ही बाबा की बॉडी को रखा हुआ था, वो भी बाद में पहुंची। खैर, उस वक्त हिस्ट्री हॉल ही होता था। जिन्होंने माउंट आबू देखा है, ओम शांति भवन भी नहीं होता था। तो उसमें बाबा की बॉडी को रखा हुआ था एक बॉक्स में, जहां बाबा बैठ के संदली पर मुरली चलाते थे। हम सब शांति में बैठे थे और जरा सी कोई हलचल हो, हम सब खड़े हो जाते थे कि शायद बाबा फिर बॉडी में आ गए हैं। उस प्रकार की ऐसी स्थिति थी। खैर, फिर बड़ी दीदी आई। फिर बाबा की बॉडी को परमिशन लेकर के, जहाँ माउंट आबू में इस समय शांति स्तंभ है, अंदर ही उस जगह पर बाबा की बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। कुछ मुख्य भाई बहनों को अलाउ किया गया, उसमें लकड़ी आदि डाले। और उस समय मेरे पास एक भाई खड़े थे। मैंने कहा भाई, बाबा तो कहते थे बच्चे हमारे संग ही तुमको जाना है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस अग्नि कुंड में कूद जाऊं। एक तरफ कर रहा है, दूसरी तरफ नहीं भी कर रहा। मैंने उस भाई को कहा ऐसा क्यों, क्या करूं मैं। उसने कहा भाई साहब, अभी आपने अपने विक्रम विनाश कर लिए हैं क्या सारे? जो बाबा ने आपको काम दिया वो कर लिया है, इसलिए जो आपका डबल माइंड है इसी कारण है। आप ये ख्याल छोड़ दीजिए। खैर, उसके बाद 2-3 दिन बाद बाबा की बॉडी की, जिसको कहते हैं, अस्थियां चुगी जा रही थी। तो हमारी बहनें बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट उसमें से प्लास्टिक के पीसीस जैसी कई चीजें निकल रही थी, वो चुग रही थी, और कि ये बाबा का दांत है, ये बाबा की रिब्स हैं, ऐसे ऐसे कर रहे थे। लेकिन सबके चेहरे पर, जो पुरानी सिंधी बहनें थी, उनके चेहरे पर भी एक चिन्ह था, प्रश्न चिन्ह। पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर, बहुत बाबा ने ताकत दे दी थी, मेरे अंदर प्रश्न चिन्ह कोई नहीं था। और वो मेरी तरफ देखती थी तो सोच कर देखती थी ये क्या सोच रहा है। पर मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस था। और उसके बाद 21 जनवरी को संदेशी ने आकर बाबा के बारे में आगे का भविष्य का सब कुछ बताया। आज की डेट में जब इतने वर्ष हो चुके हैं, तो बाबा हमको बताते हैं रिट्रोस्पेक्ट कि बाबा क्यों व्यक्त हुए। शिव बाबा कहते हैं कि सारे सृष्टि नाटक का प्लान मेरे पास है, और मुझे केवल एक राज गद्दी सतयुग की या 1-2 गद्दियां नहीं चलानी,
मुझे तो त्रेता के अंत तक की राजगद्दियां चलानी हैं, और कारोबार को संभालने के लिए योग्यताएं भी बच्चों को धारण करनी है। इसलिए 18 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन ब्रह्मा बाबा बैकबोन बन गए, ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए, और बच्चों को, जो उनके आगे बाबा के अनन्य बच्चे थे, यानी दादियां थी बड़ी बड़ी, उनको विश्व के स्टेज पर लाया। और हम सब जानते हैं कि कैसे उन दादियों ने बाबा के कार्य को आगे बढ़ाया, और जो बाबा का नाम भी रोशन किया, और जो शिक्षाएं बाबा ने उनको दी थी उसके अनुसार उन्होंने अपना स्वराज्य अधिकार और विश्व राज्य कारोबार चलाने की काफी अच्छा अभ्यास किया, और ये सब काम सफलता पूर्वक हुआ। आज लोग ब्रह्मा कुमारी को जानते हैं, ब्रह्मा बाबा को बहुत कम जानते हैं, और ब्रह्मा कुमारी में ही ब्रह्मा बाबा को देखते हैं। और आज के लिए भी बाबा आज समय के लिए यही कहते हैं कि बच्चे, तुम ऐसा रूप धारण करो, ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता और शिव बाबा की प्रत्यक्षता इसलिए रुकी हुई है कि तुम ऐसा रूप धारण करो, ऐसा सूक्ष्म रूप धारण करो, और फरिश्ते की तरह इस धरती पर अशरीरीपन का अभ्यास करो, कि जो कोई देखे उसको लगे कि इनके द्वारा ब्रह्मा बाबा दिख रहा है, शिव बाबा दिख रहा है, उनके दिव्य कर्तव्य दिख रहे हैं, ये नहीं बोल रहे, इनके द्वारा कोई शक्ति बोल रही है। जब बच्चों से ये दिखेगा, इनके द्वारा लाइट स्वरूप दिख रहा है, तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता होगी। और मैं बच्चों से यही उम्मीद करता हूँ कि अब अंत घड़ी तो आ ही रही है, तो बच्चे जो मैं कहता हूँ और तरफ से बुद्धि हटाकर ये काम करें। ये तो हो गई आज की परिस्थिति की बात। दूसरी बात ये थी, आज तो मैं ऊपर बाबा के कमरे में जाके आया हूँ, बाबा के शांति स्तंभ में जाके आया हूँ, तो मुझे बहुत सारी स्मृतियाँ जो बाबा के साथ बाबा हमें शिक्षा देते रहे, वो सारी मेरे पास आ रही थी, और मेरी आंखों से प्यार के आंसू बह रहे थे कि कैसे बाबा ने हमें ट्रेन किया, कैसे बाबा यहाँ ये कहते थे, यहाँ ये कहते थे। उदाहरण के तौर पर जब बाबा की झोपड़ी में गए, तो वहां बैठकर बाबा ने मेरे से, जो मैंने गीता के भगवान के बारे में लिखा था, एक एक शब्द बैठ के सुना था। एंड में कुछ करेक्शन भी किए थे। मुझे बिल्कुल संस्कृत नहीं आती आज तक भी, तो भी बाबा ने वरदान दिया था कि बच्चे, तुम इस पॉइंट को सिद्ध करोगे, बाबा के इस पॉइंट को। तो मुझे देखकर बहुत खुशी भी आ रही थी, और मेरे को बड़े उमंग उत्साह भी आ रहा था कि बाबा आप ही इस बात को कराएगा। अब मैं, आप कहते हैं कि बाबा के बारे में कुछ बताओ, कि बाबा किस प्रकार से हम लोगों से व्यवहार करते थे, तो मैं एक घटना आपको और सुना देता हूँ। जब मैंने दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास किया था 1956 में, तो मैंने एक सदर बाजार दिल्ली में एक ऑफिस लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रैक्टिस शुरू किया था। वो बिजनेस एरिया है। लगभग शायद 1 साल हुआ होगा या थोड़ा कम, तो मैं माउंट आबू गया। तो ब्रह्मा बाबा पांडव भवन में आगे जो खाली जगह है वहाँ खड़े थे, मैं मिलने गया। तो पहला प्रश्न बाबा ने किया, बच्चे तुमने इम्तिहान पास कर लिया? मैंने कहा हाँ बाबा। क्या करते हो? तो मैंने कहा बाबा इस प्रकार से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया है, बड़ा बिजी बिजनेस एरिया है, और मेरे पिताजी ने कुछ मुझे काम भी लेके दिया है। बाबा मुस्कुराए और बोले जरा समीप आओ। वैसे तो मैं बाबा के समीप ही था, परंतु फिर भी बाबा ने कहा थोड़ा समीप आओ, और बोले देखो बच्चा, अगर तुम ये वकालत वगैरह करेगा तो तुम्हें सारा दिन इसके ही संकल्प आएंगे। बाबा कहते हैं तुम कोई सरकारी सर्विस कर लो। अब बाबा ने कहा, क्या बाबा की तांबे जैसा शरीर था, क्या उनकी पर्सनैलिटी थी, क्या उनकी वाइब्रेशन थे। मैंने उसी समय वहीं खड़े खड़े ये सोच लिया कि मैं अब प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं, बाबा ने कहा गवर्नमेंट सर्विस करो, करूंगा। सार ये है उसके बाद कि मैंने गवर्नमेंट सर्विस कर ली। अब गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट सर्विस पंजाब में कर ली, तो जो पहली सैलरी मिलती है ना, तो वो मैंने
जैसे भारत में होता है कि लोग अपनी पहली तनख्वाह गुरु जी को भेज देते हैं। तो मेरी कंपनी ही में ही बैंक था, तो मैंने उसका चेक बना के पहली सैलरी का रजिस्ट्री करा के बाबा को एक छोटा सा लेटर लिख के भेज दिया कि बाबा, आपने कहा था, मैंने जॉब कर लिया है। ये बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। बाबा, मैंने जॉब कर लिया है और अब ये तनख्वाह मिली है, इसका मैं चेक बना के भेज रहा हूँ। तो बाबा ने, ये खास नोट करने की बात है, आपकी आवाज का, तो बाबा ने, मेरी आवाज का ईगो इको आ रहा है। तो बाबा, आवाज नहीं आ रही है भाई साहब आपकी। अनम्यूट हो गया है शायद। हाँ ठीक, अब आ रहे हैं, कर दिया। जी अब भाई साहब अब आ रही है, जी भाई साहब अब आ रही है। तो मैंने सोचा ये बाबा ने ऐसे क्यों किया। फिर मेरी समझ में आया कि हम लोग क्या करते हैं, जो जॉब करते हैं, कि बाबा के श्रीमत के अनुसार कुछ खर्चे के लिए अपने अपना पैसा रख लेते हैं। बाबा ने कह रखा है कुछ आपके परिवार की जिम्मेवारियां हो उसको रख दो, कुछ अपने ओल्ड एज के लिए रख लो, और कुछ बाबा के यज्ञ में भेज दो। बाबा का यह नियम है। तो उसके अनुसार सारे बीके अपने अपनी परिस्थिति के अनुसार बाबा में को कुछ परसेंटेज भेजते हैं। किसी का खर्चा कम होता है, 50% भी भेज देता है। तो बाबा ये चाहते थे कि ये ब्रिज मोहन जो है, ये इस तरह परसेंटेज लगा के ना भेजे, बल्कि ये ऐसे समझे कि जहाँ इसका घर है या जो इसने सेंटर बनाया है वो बाबा का ही है, और अपने तनख्वाह से उसको बाबा की सेवा में ही लगाए। कोई सेवा भी करनी है तो 100% बच्चे को मौका मिले अपने सफल करने का। जैसे आज की मुरली में भी है कि बच्चे, तुम अपना पूरा भी सफल कर सकते हो। तो उस वक्त तब मेरी समझ में आया कि बाबा ने ये क्यों वापस किया। बाबा ने कहा कि ये कोई अलग, बाबा अलग है बच्चे अलग है, ऐसे नहीं है। बाबा बच्चों का भी अगर ट्रस्टी होके रहते हैं, सब बाबा का है। एक तो ये बात मैं आपको सुनानी चाहता हूँ। उसके बाद दूसरी बात यह है कि बाबा ने ये कह रखा है कि मेरा कोई भी बच्चा अपने जीवन में एक बार सच्चे दिल से किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बाबा की श्रीमत मान लेता है, तो बाबा सारी लाइफ उसकी उसकी विशेष रक्षा करता है, उसको विशेष सहयोग देता है। तो ये मेरा दूसरा अनुभव है। उसके बाद बाबा ने आज तक, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे वह किसी सेवा की समस्या हो, हर समस्या में बाबा ने
मेरा काम बनवाया है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कार्य हम करें और बाबा उसमें मदद करके उसको सफल ना बनाए। एक ताजा एग्जाम्पल दादी जानकी जी के पोस्टेज स्टैंप की है। पिछले सदी में ब्रह्मा बाबा कहा करते थे कि ब्रह्मा बाबा का पोस्टेज स्टैंप निकलवाओ। तो मैंने दिल्ली में रहता था, मैंने अब आशा बहन के साथ मिलकर हमने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली थी, और वो बाबा की मदद से ही वो पोस्टेज स्टैंप निकला था। 1994 में शायद निकला था। और उसमें खास बात ये थी कि उस डाक टिकट में गवर्नमेंट ने प्रजापिता ब्रह्मा लिखा था, कि प्रजापिता ब्रह्मा की डाक टिकट है। और इसलिए उसमें उन्होंने कोई सन नहीं लिखा था, जैसे किसी व्यक्ति का दादा लेखराज ऐसे करके नहीं लिखा था। प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से निकाली थी। तो मैं सोचता था ये बाबा ही कर सकता, उनकी बुद्धि को प्रेर के, नहीं तो गवर्नमेंट मान जाए ये प्रजापिता ब्रह्मा है और उसका ब्रोचर भी बनाते उसमें भी लिखे, संभव नहीं था। इस बात को बहुत समय हो गया था। अब उसके बाद दादी जानकी जी जो थी, उन्होंने अभी कुछ वर्ष पहले शरीर छोड़ा। तो मेरे मन में एक बहुत बड़ा उमंग था कि दादी जानकी जी का पोस्टेज स्टैंप निकालना है। दादी जानकी जी ने बाबा की सारे विदेशों में सेवा की है, और मेरे खास उनका कुछ खास ही स्नेह था। क्लास में पूछते थे ब्रिज मोहन कहाँ है, तो मैंने सोचा मैं कम से कम ये तो करूं। लेकिन अब नियम बदल चुके थे। पिछली बार के नियम भी बड़े सख्त होते थे। उसमें गवर्नमेंट कमेटी बनाती थी पब्लिक के लोगों की, 10-12 की। उसमें राजनीतिक होता था, आर्टिस्ट होता था, प्रसिद्ध व्यक्ति होता था, वो भी पास करती थी। और इस बार तो ये था कि शरीर छोड़ने के किसी के कम से कम 10 वर्ष पहले तो किसी का स्टैंप निकलता ही नहीं, ये गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया था। और हम चाहते थे दादी जानकी जी की अगली ही एनिवर्सरी पर वो स्टैंप निकले। तो क्योंकि मेरे मन में पक्का संकल्प था, मैंने बाबा को याद किया, तो बाबा ने मदद किया कि उसकी जो 10 वर्ष वाली कंडीशन थी उसमें एक रायत थी, मैंने रूल पढ़े। उसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति योगी है या कोई आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, उसको 10 वर्ष का लागू नहीं है रूल, क्योंकि 10 वर्ष बाद तो उसकी नाम ही खत्म हो जाता है दुनिया से। तो मैंने उसको दादी योगा के अंडर ला करके दादी जानकी का वो स्टैंप बनाया। दूसरा फिर ये था, मंत्री को पास करना पड़ता था और ग्रुप को। तो पर चांस कोरोना था, ये वो गवर्नमेंट ने वो जो कमेटी बनानी थी वो सस्पेंड की हुई थी। एक बात वो भी बच गई। और मंत्री बिल्कुल नए थे, हम सोच रहे थे उनसे मिले, उनको बताएं। लेकिन मंत्री जी ने अपने एज में कहीं दादी जानकी का एक भाषण सुना हुआ था, तो दादी जानकी को जानते थे। उन्होंने हमारे पहुंचे बगैर ही वो स्टैंप सैंक्शन कर दिया। तो हमने ये देखा, बिल्कुल नाउम्मीदी की स्टेज से बाबा ने करवा दिया। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं जिससे पता लगता है एक बारी आप बाबा के बच्चे बन जाओ तो बाबा आपको उसमें 100% सफलता देता है। एक लास्ट एग्जाम्पल दे के मैं पूरा करूंगा। माउंट आबू में बाबा तो व्यक्त हो गए थे, ओम शांति भवन बनना था, बहुत बड़ा भवन बनना था। और पांडव भवन का किचन भी बड़ा बनना था, क्योंकि फॉरेनर लोगों ने आना शुरू कर दिया था। और उसके लिए 120 टन सीमेंट चाहिए था माउंट आबू में गवर्नमेंट से। तो राजस्थान गवर्नमेंट तो राशन कार्ड पे 30 बोरी 3 महीने में देती थी, उससे ज्यादा वो देती नहीं थी। और सीमेंट पे ब्लैक मार्केट बहुत था, 20 रुपए बोरी सीमेंट था, 20 रुपए बोरी ब्लैक मार्केट था। और 120 टन सीमेंट लेना था। तो इसलिए दादियों ने मुझे कहा तुम दिल्ली में जाकर गवर्नमेंट के ऑफिस से इसको सैंक्शन कराओ। तो मैं ढूंढता ढांढता दिल्ली के ऑफिस में सीमेंट कंट्रोलर का पूछ के गया। तो पूसा रोड में कोई बिल्डिंग है, उस ऊंची सी उसमें था। वहां मैं पहुंचा तो एक भाई बैठे थे सीमेंट कंट्रोलर। तो मैंने उनसे बात करनी थी। उन्होंने कहा कहिए क्या बात है, किस लिए आए हैं। तो बजाय इसके कि मैं सीमेंट की बात करूं, अब गौर से सुनिए। मैंने कहा आप किस शहर के रहने वाले हैं। अब ये बाबा ने टच किया और बाबा को पता होगा कि वो मेरे शहर का है। उसने कहा जी मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ।
तो मैं भी अमृतसर का रहने वाला था। उसके बाद फिर बाबा ने मुझे कुछ टच किया। मैंने कहा आप किस स्कूल में पढ़े हैं? अब सोचिए आप, लेना सीमेंट है और हम उससे पूछ रहे हैं किस स्कूल में पढ़े हैं। तो उसने मेरे वाले स्कूल बताया। ये भी बाबा को पता होगा कि वो मेरे स्कूल में पढ़ा है। तो 2-3 मिनट में हमने स्कूल के टीचर वगैरह के नाम आपस में शेयर किए। तो हम बचपन में खो गए, बिल्कुल जैसे कि बाबा ने एकदम अपनापन पैदा कर दिया। फिर मैंने उसको सीमेंट की बात की। बहुत बड़ा सीमेंट का था रिक्वायरमेंट, उसको भी मुश्किल थी। पर उसने लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हुए उसने वो 120 टन सीमेंट सैंक्शन किया। उसके बाद दिल्ली में दादी जी उसके घर में गए और उसके बाल बच्चों को स्नेह दिया। उसके बाद रजौरी गार्डन का बना, उस वक्त भी सीमेंट कंट्रोल्ड था, वो भी उसने दिया। श्री फोर्ट का आधा बना, तब तक सीमेंट कंट्रोल्ड था, उसने दिया। तो एक प्रकार से आप सोचिए कि किसको ये पता हो सकता है कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है कि एक ही शहर के रहने वाले हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। इस प्रकार से बाबा हर परिस्थिति में आपकी मदद करता है। तो सार ये है कि ब्रह्मा बाबा कहीं गए नहीं हैं, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए हैं, इसलिए कि बच्चों की और भी ज्यादा हर बच्चे की हर वक्त मदद कर सकें। और ब्रह्मा बाबा और हमारे पूर्वज जो दादियां हैं, उनकी बदौलत ही ये यज्ञ आगे बढ़ रहा है। हमें सूक्ष्म रूप से उनका सहयोग प्राप्त है। शिव बाबा तो है ही, पर शिव बाबा कहते हैं मैं करावन हार हूँ। आप लोगों ने, हम लोगों ने सारा कलम ब्रह्मा बाबा के साथ रहना है, अलग अलग जन्म लेते हुए नाम रूप से दादियों के साथ रहना है। तो बाबा उनके द्वारा एक प्रकार से हमारी अभी भी पालना कर रहे हैं। और आज के दिन, जबकि हम जानते हैं ये दिन 3 तरह से ये आज एक ऑस्पिशियस डे है। एक तो सतगुरुवार है आज का दिन, दूसरा आज के दिन में ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे और ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों का नाम रोशन करने के लिए आप बैकबोन बने, और तीसरा आज बाबा की मुरली भी हम शाम को सुनेंगे। ये ट्रिपल ऑस्पिशियस डे है, इसलिए आज हम बहुत शक्ति ग्रहण कर सकते हैं ब्रह्मा बाबा की जीवनी के बारे में जानकर, और सूक्ष्म में अभी भी सूक्ष्म रूप धारण करके उनके साथ मुलाकात करके रूह रिहान करके। ओम शांति।